हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके लिए दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एसएससी सीजीएल के टायर 1 एग्ज़ाम हो चुका है और अब टायर 2 एग्ज़ाम होने वाला है। टायर 2 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंग्लिश के पेपर के लिए प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जिसमें हम एसएससी सीजीएल टायर 2 मेंस 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, जिस तरीके से मैंने एसएससी एमटीएस की सीरीज़ चलाई थी उसी तरीके से अब मैं एसएससी सीजीएल की सीरीज़ चला रहा हूँ। ये स्पेशल मेंस एग्ज़ाम के लिए रहेगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी 5-7 साल के जितने भी डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे और पर डे आपको ये डेटा मिलेगा। ठीक रात को 9 बजे हम इस डेटा को प्रोवाइड किया करेंगे। अभी काफ़ी समय से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा सा घर पे भी थोड़ा सा फैमिली इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से वीडियो बना ही नहीं पा रहा था मैं। तो चलिए अब एक नई एनर्जी के साथ में दोबारा शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको क्या करना है, ऐसा पार्ट देखना है जिसमें एरर दी गई हो। तो देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। ये जो हुम है, एग्जाम के अंदर कभी भी सेंटेंस के बीच में हु आ जाए, हुम आ जाए, तो इन दोनों और विच आ जाए, हु, हुम, विच, हुज और दैट, ये मान के चलिए कि ज़्यादातर एरर इन्हीं के नियरेस्ट आपको मिलनी है। अभी सिर्फ मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये बुक क्या है, बुक नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, विच का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हुम है इसको हटाकर आप किसका यूज़ करने वाले हैं, विच का यूज़ करने वाले हैं। सर मैंने ये भी सुना है कि सर दैट का यूज़ भी नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। बिल्कुल करते हैं, इसमें दैट भी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट सोल्यूशन होगा वो विच ज़्यादा सटीक सोल्यूशन रहेगा। अगर दैट और विच में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो तो विच इज़ द राइट आंसर। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करूँ, इसलिए मैं स्पीड को थोड़ा फास्ट रखूँगा। आप मेरे साथ कदम ताल मिला के चलते रहेंगे, ठीक है। देखिए, कभी भी सेंटेंस के अंदर शुरुआत में एवरी आ जाए, क्या क्या आ जाए, सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में ईच या एवरी कभी भी आ जाए। जैसे आ जाए एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, ठीक है, एवरी से बनने वाले, है ना, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ यू। ईच या एवरी से बनने वाले कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। और जो प्रोनाउन आएगा, इनके साथ में जो भी प्रोनाउन आएगा वो ध्यान रखना, वो हमेशा कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही, हिम और हिज और हिमसेल्फ। यही वाला प्रोनाउन आएगा हमेशा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी देखिए, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स। दोज पेरेंट्स नहीं, हर किसी को अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। तो दोज पेरेंट्स नहीं, हर किसी को अपने पेरेंट का सम्मान करना चाहिए, इसलिए हिज पेरेंट्स आएगा। दोज पेरेंट्स कहना गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, मैं कौन सा टिक कर दूं, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि ईच एवरी जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तब वर्ब सिंगुलर आती है। यहाँ पे वर्ब का कोई, यहाँ पे शुड लगा हुआ है तो शुड सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। दोज की जगह पे हम किसका यूज करेंगे, हिज का, क्योंकि ये पॉजिटिव केस बता रहा है। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्वाइट हर जॉब। देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम लग रहा है, आपको लग नहीं रहा ये कुछ अलग तरीके से साउंड कर रहा है। मैरिड हैप्पीली, आप लोगों ने सुना होगा हैप्पीली मैरिड, तो आप क्या करोगे, इसको एक्सचेंज कर दोगे। यानी कि क्या करोगे, हैप्पी को यहाँ कर दोगे और मैरी को वहां पे कर दोगे, यानी एक्सचेंज कर दोगे और अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, दे वर हैप्पीली मैरिड। हैप्पीली मैरिड होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ये वाला आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट हमारा आंसर, सॉरी आंसर क्या लगाएंगे हम, 1 लगाएंगे, क्योंकि ये जो है ऑप्शन ए ये मान लीजिए, ऑप्शन बी इसको मान लीजिए, ऑप्शन सी ये हो गया और ऑप्शन डी ये हो गया। क्लियर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द स्पीकर एम्फेसिस। अरे भैया देखो, देखते में गड़बड़ मिल रही है कि एम्फेसिस की स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्या गड़बड़ हो रहा है इस एम्फेसिस के अंदर, ये जो एक एस आ रहा है, ये एक्स्ट्रा एस आ रहा है, तो इस एस को आप हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में ही एरर मिल गया आपको। शी वैसिलेट। अब देखिए, वैसिलेट्स आर लॉट ऑफ वाइल मेकिंग एनी डिसीजन। वो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले क्या करती हैं, काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श करती हैं। यानी वैसिलेट का मतलब क्या होता है, ये अपने बार बार मतों को बदलना, मूड स्विंग्स होना।
तो अभी क्या करना है, वो काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं उनको, कभी कभी यस करती हैं कभी नो करती हैं। स्पेलिंग आपको बताना है, ये गलत है स्पेलिंग, ये वाला भी स्पेलिंग गलत है, ये वाला स्पेलिंग भी गलत है, और ये वाला स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या बताना है आपको, ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग बताना था, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। देखिए बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जो कभी गलत नहीं होगी पेपर के अंदर, ध्यान रखें। कभी भी बाय प्लस टाइम आ जाए, क्या आ जाए, बाय प्लस टाइम आ जाए, तो आप ये मान के चलिए कि गिवन स्ट्रक्चर किस में बनेगा, विल शैल, एक मिनट, गिवन स्ट्रक्चर हमेशा बनेगा विल शैल प्लस हैव प्लस V3। तो ये कौन से वाले स्ट्रक्चर का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है बेटा। ये कभी भी बाय प्लस टाइम आ जाए, सर बाय दिस टाइम, ये भी एक लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय दिस टाइम टुमारो, है ना, कल इस समय तक। तो कभी भी तक वाला भाव आ जाए, कल इस समय तक, टाइमिंग की लिमिट दी हो, तो हमेशा याद रखेंगे विल हैव के साथ में क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको बनाना होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 7 क्या कह रहा है, आपको फ्रेजल वर्ब बताना है। भैया एक क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब का देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2023 का मेंस पेपर कर रहे हैं, विद डेट क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्या लिखा हुआ है, होल्ड ऑन टू। होल्ड ऑन टू का मतलब, पहले सारे के सारे मीनिंग सुन लीजिए। इसका मतलब होता है विचार रखना, अपने विचार रखना किसी के साथ में, ठीक है। होल्ड टू का मतलब क्या होता है, किसी की बात का पालन करना, किसी ने कोई बात कही है, अधेयर टू, उसका बनाए रखना। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, धैर्य रखना, किसी जगह पर बने रहना। और होल्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर आरोप लगाना। अब सुनिए, दैट थॉट इट विल बी ग्रेट आइडिया समडे। अब उसने क्या किया होगा, थॉट का मतलब क्या होता है, विचार, उसने अपने विचारों को क्या रखा होगा, लोगों के सामने रखा होगा कि यह एक अच्छा आइडिया, कभी यह एक अच्छा आइडिया होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है आपसे, इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। तो देखिए 2 and 2 makes 4, बेटा ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब भी कभी यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, या आप कह सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कैसी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाए या यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, तो इनको कॉपी पेस्ट रख देना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से देखेंगे, ही की जगह तो ही रहेगा, सैड की जगह पे सैड रहेगा, यहाँ से आ रहा है, पहला ऑप्शन गया। यहाँ पे सैड आ रहा है, इसको होल्ड करके रखते हैं, यहाँ पे से आ रहा है, ये ऑप्शन भी गया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, आप दैट लगाएंगे, और लगभग दूसरे में भी दैट लगा हुआ है, चौथे में भी दैट लगा हुआ है। 2 and 2 make 4, ऐसे कॉपी पेस्ट लाइन देखनी किस में आ रही है, 2 and 2 make 4, यहाँ पे पूरी लाइन आ रही है। एक बार चौथा वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2 and 2 made 4, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 9 वाला देखिए, 9 में क्या आपको बताना है, 9 में आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ लिया है, और एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं आपको क्लियर करूं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वाज वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। कभी भी एक्टिव वॉइस के अंदर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक्टिव वॉइस का क्या फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और ऑब्जेक्ट आता है। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो क्या करते हो, इस ऑब्जेक्ट को उठा के क्या कर देते हैं, फर्स्ट नंबर पे रख देते हैं, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाज वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय आ जाएगा, और गिवन सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो अभी देख लीजिए क्या करना है हमको, ये तो रहा हमारे पास में ऑब्जेक्ट, ये आ रहा है वाज, ये आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया, वाज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। सर ये टू हर, इसको अभी थोड़ा सा देखते हैं, इसको होल्ड करके रखिए, ये अभी अदर वर्ड के रूप में काम करेगा। यहाँ पर आ गया ये बाय, ये ठीक है, और ये आ गया हमारे पास में सब्जेक्ट। तो एक बात क्लियर हो गई कि हमको सब्जेक्ट में क्या चाहिए, द डायरेक्टर। सब्जेक्ट में क्या चाहिए हमको, द डायरेक्टर। बस शुरू हो जाइए। यहाँ पे शी दिया हुआ है, क्या शी यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है, नहीं बनेगा। यहाँ पे द अवार्ड दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं बनेगा। यहाँ द डायरेक्टर दिया हुआ है, देखिए द डायरेक्टर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में चाहिए मुझे सेकंड फॉर्म, प्रेजेंटेड सेकंड फॉर्म है। द अवार्ड मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, और इसको आप अदर वर्ड मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आंसर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ नहीं बनेगा। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है। द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड टू द डैश डिमांड मेड बाय द वर्कर।
ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, कोई मिनिमल, यानी कोई तुच्छ हो, कोई चीज बहुत छोटी हो, है ना, कम महत्वपूर्ण हो, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, ऐसी डिमांड करना। कॉन्सिएटेड का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा अहंकारी है, हॉटी है, इगोइस्टिक है। ठीक है। इडियट का मतलब क्या होता है, कोई मूर्ख हो, फूल। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज बहुत ज्यादा महत्व की ना हो, इंपॉर्टेंट। और मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है, मैजेस्टिक का मतलब होता है किसी के ऊपर क्या काफी ज्यादा प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो कोई चीज। ठीक है, किसी चीज का ज्यादा प्रभाव हो। मिनिमल मान यानी तुच्छ, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब कम महत्वपूर्ण। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और 11 क्या कह रहा है, 11 में आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। देयर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। घर के पीछे वाले, घर का जो पिछला हिस्सा है वहां पर क्या है कि अनाज रखने के लिए एक जगह है। अनाज रखने की जो जगह होती है उसको बोला जाता है अनाज घर बोला जाता है, या धनागार बोला जाता है। तो देखिए एपियरी वर्ड जो दिया हुआ है इसमें क्या होता है, अपियरी के अंदर हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, तो वो हो जाएगा अपियरी, मधुमक्खी पालन स्थल। आर्कीव का मतलब क्या होता है, आर्काइव का मतलब होता है जहां पर लेखों को रखा जाता है, यानी पुराने जहां पर डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कहीं पर रख दिया गया, दैट इज कॉल्ड आर्काइव, लेखागार, है ना। ग्रीनरी का मतलब क्या होता है, अनाज घर, यहाँ पर अनाज रखा जाता है, या अनाज घर है। डॉर्मिटोरी का मतलब क्या होता है, स्लीपिंग रूम, यानी सोने का एक कक्ष हो जहाँ पे लोग सोते हो। जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, हम लोग सब एग्जाम जब देने जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास क्या देखते हैं, डॉर्मिटोरी देखते हैं। डॉर्मिटोरी में क्या होता है, एक हॉल होता है और हॉल के अंदर बहुत सारे बेड डले रहते हैं। ठीक है, तो उसको डॉर्मिटोरी बोला जाता है। तो अभी क्या चाहिए, ग्रेन यानी कि अनाज। अनाज से रिलेटेड क्या मिल गया, ग्रीनरी। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। इजी दिया है, देखो बहुत इजी आया था 2023 का पेपर, मैं आपको क्लियर करूं, इजी पेपर दिया था उन्होंने, ज्यादा टफ नहीं दिए थे। हाँ भैया, एक्टिव पैसिव अगेन आ गया है। सीधा बाय हुम का ध्यान रखिए, बाय हुम बदलता है हु में, बाय हुम किस में बदलता है, हु में बदलता है। तो ये वाला हुम वाला स्ट्रक्चर हटा दीजिए। अब थोड़ा सा और देखिए इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है वर, और ये आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मेरे को थोड़ा सा याद है तो मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि कभी भी एक्टिव वॉइस में अगर सेकंड फॉर्म आती है तो पेसिव वॉइस बनाते समय क्या आता है, वाज वर्ब के साथ में क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अभी ये पेसिव वॉइस दिया हुआ है ऊपर, क्या दिया हुआ है, पेसिव वॉइस। तो आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब शुरू हो जाइए, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ पे। यहाँ तो हैज हैव आ रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे हैड आ रहा है, गलत हो गया। डॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ये सबसे इजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, हालांकि फॉर्मूला फंक्शन बहुत बड़ा होता है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अब आपको डायरेक्ट स्पीच को चेक करना है कि ये जो दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच है क्या इसमें कोई ग्रामेटिकली एरर तो नहीं है, आपको ये चेक करना है। अब इसमें चेंजमेंट का नहीं आया कि चेंज करना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया है, उसको ग्रामेटिकली बस चेक कर लो कि वो सही है कि नहीं है। तो शुरू हो जाए। देखिए द प्रिंसिपल दिया हुआ है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ सेज आना चाहिए था, तो सेकेंड वाला कैंसिल हो गया। द प्रिंसिपल सेड टू आई, सेड टू आई नहीं होना चाहिए, सेड टू मी होना चाहिए, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। द प्रिंसिपल सेड, सेड के बाद में हमेशा टू आता है, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, ऑप्शन नंबर 1। देख लीजिए, द प्रिंसिपल सेड टू मी, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू, यू के साथ में आर आता है, सही है। इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल, एडमिशन सेल की स्पेलिंग भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। वेरी गुड भैया। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, ईडियम एंड फ्रेसेस है। बेटा ये एग्जाम ध्यान रखेंगे, मैंने आपको ये एक पूरा पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दिया, किस पर, टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कर दिया इसका पूरा पीडीएफ लिंक। ठीक है, जो ईडियम एंड फ्रेसेस की जो मेरी प्लेलिस्ट डली हुई है इसमें यूट्यूब पर ही, अगर आप जाओगे तो मेरा प्लेलिस्ट चेक करोगे आप, किस नाम से डला हुआ है, ईडियम एंड फ्रेसेस के नाम से। आप अगर उस प्लेलिस्ट के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, मैं गारंटीड दे रहा हूं कि एसएससी एग्जाम में आपको कोई नहीं रोक सकता। एमटीएस के अंदर कर लीजिए, सीएचएसएल देख लीजिए, एलडीसी देख लीजिए, स्टेनो देख लीजिए, सीपीओ, सीजीएल, आप कोई भी एग्जाम दीजिए एसएससी का, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेसेस दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं, शायद 210 समथिंग है।
कितने 210। अगर एक दिन में अगर आपने 20 भी याद किए तो मेरा एक अंदाजा है कि 10 से 11 दिन के अंदर आप कवर कर लोगे। और 10 दिन के अंदर अगर आपके 200 पूरे अच्छे से याद हो रहे हैं तो गारंटेड है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बिल्कुल बाहर नहीं जा रहा, उसी फाइल में से आया है क्वेश्चन। बाइट द बुलेट जिसका मतलब होता है जोखिम उठाना, जोखिम उठाना, बाइट द बुलेट, खतरा मोल लेना। अब देखिए द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन अ सनी डे, बच्चे धूप के मौसम के अंदर मतलब एक खिला हुआ मौसम था और पार्क में खेल रहे थे, ये नहीं होगा। डिस्पाइट द पेन, दर्द होने के बावजूद सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद सर्जरी, सारा ने फैसला लिया कि वे एक सर्जरी करेंगी। अच्छा अच्छा, थोड़ी एक मिनट रुकना, थोड़ा सा इसको मैं होल्ड करके रखता हूँ क्योंकि उन्होंने जोखिम वाली बात कही है। यहाँ पे दर्द हो रहा था फिर भी उन्होंने सर्जरी के लिए बोला, तो एक जोखिम की बात है, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखता हूँ। द शेफ प्रेफर्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट, ये तो कोई जोखिम का काम नहीं है भाई। जो है खाना बनाने वाले ने जो है गेस्ट के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाया। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच द पेल ऑफ वाटर, जैक एंड जिल क्या गए, पहाड़ के ऊपर गए और पानी लेकर आए, मटके के अंदर पानी लेकर आए। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी। जोखिम भरा काम तो यही है कि दर्द होने के बावजूद भी सारा ने सर्जरी करवाने का फैसला किया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जर्जरी मतलब रिस्क होने के रिस्क उठाना कुल मिला के। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताना है, गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, क्या वो प्रॉपरली अरेंज्ड है कि नहीं, बस यही आपको देखना होता है। तो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले गिवन सेंटेंस के अंदर आना चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आती है वर्ब और फिर आता है हमारे पास में ऑब्जेक्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ एडवर्ब भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एडवर्ब। कौन से वाले एडवर्ब आते हैं सब्जेक्ट के बाद में? ऐसे एडवर्ब जो हो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर जो नहीं सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। ऐसे जो एडवर्ब होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के पहले भी आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। द अवेटेड ये गलत है, ये एक वर्ब है। ईगरली एक एडवर्ब है, ये गलत है। द स्टूडेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले मेरे को सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद में चाहिए मेरे को चाहिए वर्ब। क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। लेकिन यहां तो देयर आ रहा है पहले, देखो देयर, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब फोर्थ वाला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट पहले आएगा। ईगरली एक एडवर्ब है, मैंने बोला कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के पहले आते हैं। अवेटेड मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, और देयर रिजल्ट ऑब्जेक्ट है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। और 16 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है देखेंगे। रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक डैश स्टेडली फ्रॉम द चिमनी, रॉबिन ने देखा कि चिमनी में से लगातार धुआं उठ रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया उसने? देखिए उसने धुआं उठते हुए देखा। हैंग हंग, ये क्या होता है? कहीं पर अटक जाना। हैंग की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? हंग होती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ हंग, हैंग, लटकाना, पता लटकना या लटकाना। ठीक है। रोज, रोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज का उठना, जैसे धुएं का उठना, राइज, रोज। ठीक है, राइस इसकी फर्स्ट फॉर्म है बेटा, ये क्या है? सेकंड फॉर्म। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, ये लीव की सेकंड फॉर्म है बेटा। ठीक है। वेंट का मतलब होता है जाना, ये गो की सेकंड फॉर्म है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा? रोज आ जाएगा हमारा फाइनल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? आ रहा है समझ में? बेटा मेरी कोशिश ये है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर किया जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं मैं। दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड, ये सबसे ज्यादा कठिन चैलेंज था जो आज तक मैंने देखा है। यानी ऐसी स्थिति जो सबसे ज्यादा है, क्या है? सबसे ज्यादा है। तो जब भी कभी आता है चैलेंज, जो वर्ड है बोलते समय टूट रहा है, अगर कोई वर्ड बोलते समय टूट जाए, जैसे ब्यूटीफुल, पावरफुल, तो इसको बनाने के लिए आपको कहना चाहिए, डिग्री बनाने के लिए, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर ब्यूटीफुल या मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे चैलेंज हो गया पॉजिटिव डिग्री, मोर चैलेंजिंग ये हो गया हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट चैलेंजिंग हो गया हमारे पास में सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोस्ट चैलेंजिंग। एक और रीजन है, यहाँ दा लगा हुआ है, दा के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। देखिए दे वांट टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, इन द फर्स्ट फ्लोर नहीं होगा बेटा, इन द फर्स्ट फ्लोर होगा कि ऑन द फर्स्ट फ्लोर होगा?
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन फर्स्ट फ्लोर भी चल जाएगा और ऑन द फर्स्ट फ्लोर भी, दोनों ही एप्लीकेबल है। यहाँ पे इन्होंने दा नहीं दिया है, इसलिए हम दा का यूज़ अननेसेसरी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन द ऑन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग ठीक आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ बेटा। देखिए अच्छे से तैयारी करें, सिलेक्शन ज़रूर होता है। पर डे में आपके लिए इस तरह का सीरीज़ लेकर आऊँगा मैं, हो सकता है एक आध दिन का गैप हो जाए, तो बिल्कुल ना घबराएं। एग्जाम से पहले मैं आपको इसके मेंस के लगभग सारे क्वेश्चंस में कवर करा दूंगा मैं। शी वॉज नोन फॉर द एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट। एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, बोलने की कला, इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभाव ढंग से बोलना। एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। ऐसा व्यक्ति जो अच्छे से बोल सकता हो और प्रभावी ढंग से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हो, अच्छे से वो लिख सकता हो, अच्छे से बोल सकता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं। देखिए इनकोहेरेंस क्या मतलब क्या होता है, जिसमें कोई व्यक्ति क्या कर रहे, अपनी बातों को क्लियरली नहीं बता पाए। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, डज नॉट एक्सप्रेस क्लियरली, डज नॉट एक्सप्रेस क्लियरली, यानी किसी चीज को वो क्लियरली नहीं एक्सप्रेस कर पाए। फिर देखिए अगला वर्ड है हमारे पास में रैम्बल। रैम्बल का मतलब होता है बिना सिर पैर की इलॉजिकल बातें करना, इलॉजिकल टॉक, इलॉजिकल टॉक, बिना सिर पैर की बात करना। मम्बल का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, है ना, बड़बड़ाना, मम्बल। ठीक है। अच्छा आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पीक क्लियरली, यानी बोलने की अभिव्यक्ति, या एक्सप्रेस क्लियरली, एक्सप्रेस क्लियरली। ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों को क्लियरली बता सकता है और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आर्टिकुलेट। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। अब देखिए आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो शुरू हो जाइए। ही की जगह पे ही लिखा हुआ है, सैड की जगह पे सैड लिखा हुआ है, दैट की जगह पे दैट लिखा हुआ। देखिए कभी भी आई आ जाता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट में कौन है, ही एक लड़का होता है। लड़कों के लिए भी हम किस वर्ड का यूज करते हैं, ही का। तो यहां तक भी कोई एरर नहीं है। ठीक है। सेकंड फॉर्म कभी भी आती है तो सेकंड फॉर्म बदलती है हैड प्लस V3 में। किस में बदलती है, हैड प्लस V3 में। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ये गलत है। यहाँ पे हैड दिया गया है, V3 दिया गया है। ठीक है, अब इसको होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे हैज दिया हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे बॉट सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर 2 ही एक ऐसा आंसर है जो सारी चीजों को क्या करता है, फुलफिल करता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, बॉट दिस। देखिए बॉट बदल गया हैड प्लस V3 में, दिस बदल गया दैट में। दिस किस में बदलता है बेटा, दैट में बदलता है। और माई, मैंने अगेन बोला किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। देखो आई, मी, माई, ही, हिम, हिज। तो अभी क्या करेंगे, माई और हिज एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इसलिए हिज यहां पर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। और 21 किस तरह की चीजों को बता रहा है, देखिए 21 के अंदर पूछा गया है आपसे एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा गया है, पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं आपके सामने। कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में मेन वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको लेट का यूज करना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आना चाहिए। तो यहां पे शुरू हो जाइए, एक्सेस डिनाइड। हो एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए, रुक जाइए बेटा। ये वाला कंसेप्ट इसमें अलाउ नहीं है बेटा, ये वाला कंसेप्ट इसमें अलाउ नहीं होगा। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल ये वाला कंसेप्ट बताया, ये वाला कंसेप्ट इसमें अलाउ नहीं होगा। यहां पर एक्सेस डिनाइड के लिए प्रॉपर अगर अगर आप देखें तो सही जो कंटेंट बनेगा वो क्या बनेगा, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। अगर इस फॉर्मूले को आप हल्का फुल्का मैच करेंगे, ध्यान रखिए जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब होता है उस सेंटेंस को हम लोग किससे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। तो एक्सेस डिनाइड मतलब पहुंच के बाहर है, इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं है, आप किससे बनाएंगे, लेट से। सर यहाँ पर लेट इट बी नोन भी आ रहा है, एक्सेस विल बी डिनाइड। नहीं बेटा ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला कंसेप्ट गलत है, पहला वाला ही फाइनल आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 20 क्या बोल रहा है, वी हैज सीन दैट मूवी बिफोर। अरे भैया वी के साथ में कभी हैज आता है क्या,
कभी नहीं आता, क्या आता है, वी के साथ में आएगा हैव। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। देखिए कितना फ्री हिट क्वेश्चन दे दिया भैया, मेरे को तो पच भी नहीं रहा ये पेपर, इतना फ्री हिट कैसे दे सकते हैं ये लोग। अशोका वाज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर, ध्यान रखेंगे कि नॉट ओनली बट आल्सो कभी भी आता है तो दोनों साइड पे इक्वल रैंक आती है। इक्वल रैंक मतलब कैसे, जैसे ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट आल्सो स्ट्रॉन्ग, वह ना केवल ईमानदार है बल्कि ताकतवर भी है। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों क्वालिटियां मेंशन हो, देखो अशोक इज नॉट अ ग्रेट वॉरियर, वह न केवल महान योद्धा है बट आल्सो अ वेरी वाइजर रूलर। देखिए ग्रेट यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो गलत होने वाला है। ध्यान रखिए कभी भी वेरी आता है तो वेरी के बाद में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है, वाइजर नहीं आएगा। आप किसका यूज करने वाले हैं, वाइज का, ये होती है पॉजिटिव डिग्री। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन 25 पर आइए। 25 क्या कह रहा है, 25 के अंदर आपको क्या करना है, गिवन सेंटेंस को अरेंज करना है प्रॉपरली और ग्रामेटिकल एरर से खत्म करना है इसको। बोला गया है थ्रो द राउंडेस्ट, ध्यान रखिए राउंड जो वर्ड है कौन सा वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। जितने भी वर्ड ज्योमेट्री के अंदर हैं जैसे ट्रायंगुलर, स्क्वायर, राउंड, सर्कुलर, इनको कभी भी ऐसा नहीं बना सकते मोर राउंडर, इनमें मोर नहीं लगा सकते, इनमें मोस्ट भी नहीं लगा सकते, मोस्ट सर्कुलर, ये गलत होता है। ठीक है, तो इनमें करना क्या होता है, ये जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं वैसे का वैसे यूज कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पे राउंडर वर्ड आ रहा है ना, क्या आ रहा है राउंडर, ये तो गलत है। यहाँ द राउंडेस्ट आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अ मोर राउंड आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अ मोर राउंडर आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अ राउंड स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, रिपल का मतलब क्या होता है, लहर, पानी के अंदर लहर उठती है ना, रिपल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। एक गोल पत्थर क्या करता है, पानी के अंदर लहरों को उठाता है या लहर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए, क्या बोल रहा है, सिनेमा प्रोवाइड द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट, सिनेमा क्या करता है, हमारे लिए एक सबसे एक पूरा वैश्विक एंटरटेनमेंट बनाता है। तो ध्यान रखिए यूनिवर्सल वर्ड है, इसका कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाया जाता है, ये जैसे के तैसे ही यूज किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं, एक मिनट में जरा चेक कर लूं क्या मैं सही हूं या गलत हूं मैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द मोस्ट यूनिवर्सल, मोस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ये तो गलत ही होगा। यूनिवर्सल से पहले ये क्या आवाज आ रही है, या की आवाज आ रही है। तो जब का से ले जब आ से लेके अंघा तक आता है, क्या का से लेके आ से लेके अंघा तक आता है तब आप एन का यूज करेंगे आर्टिकल में, और जब का से लेके ज्ञात तक आएगा आप किसका यूज करोगे, ए का। तो यूनिवर्सल यहाँ पे लिखा हुआ है, या की आवाज आ रही है, यहाँ पे भी यूनिवर्सल है, जब या की आवाज आती है तो हम किसका यूज करेंगे, ए यूनिवर्सल का यूज करेंगे। एन यूनिवर्सल तो गलत हो जाएगा, मोर यूनिवर्सल भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, आर्टिकल बेस्ड एरर था ये वाला। चलिए शुरू हो जाइए भैया, ध्यान रखेंगे मैं आपको एक तरीका बता दूं, एंड कभी भी आ जाए तो इसके दोनों साइड पर हमेशा इक्वल रैंक का कंपैरेटिव डिग्री आता है, इक्वल रैंक की डिग्री आती है। यहाँ पे भी कंपैरेटिव है तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव होना चाहिए। ये टॉलर कौन सी डिग्री है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री है, तो आगे भी कौन सी डिग्री आनी चाहिए, कंपैरेटिव आनी चाहिए। मोस्ट नहीं होगा, क्या आ जाएगा, मोर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, एक मिनट में पानी पी लो। ये पेपर थोड़ा लंबा होते हैं, बड़े क्वेश्चंस पेपर होते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा बेटा, लेकिन करना है हमको, ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा लेकिन आ जाएगा आपको समझ में। द गर्ल वॉज एज शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन, देखिए पानी में भीग गई, बरसात में भीग गई, लड़की क्या है बरसात के अंदर भीग गई, तो अब उस वजह से होगा क्या उसको, भाई कोई व्यक्ति बरसात में भीग गएगा तो उसको क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। बाकी के मीनिंग भी जान लेते हैं। देखिए ये जो बोल्ट होता है इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो बोल्ट होता है जो स्क्रू वाला बोल्ट होता है, एक तो वो बोल्ट होता है। एक बोल्ट क्या होता है, आसमान से बिजली का चमकना, अचानक से बिजली चमकी तो बोल्ट होता है। गोल्ड मतलब सोना होता है, कोल्ड का मतलब होता है मतलब सर्दी जुकाम हो जाना, और टाइट का मतलब होता है किसी चीज को टाइटली पकड़ लेना। देखिए यू यू यूज एन डैश टू स्टीयर द बोट,
अब स्टीयर का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ाना। अब बोट को चलाने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, वो पतवार की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं चप्पू चलाना, है ना, पतवार की जरूरत होती है। तो आर तो आएगा नहीं यहाँ पे, और भी नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक एरर है। ध्यान रखिए, ये जो और होता है ये क्या होता है कि कोई चीज कच्ची धातु होती है, कैसी होता है, अयस्क होता है, अलॉय होता है ना हमारे पास, तो कच्ची धातु, है ना, तो कच्ची धातु को ये बोला जाता है। इस ओर का मतलब क्या होता है, पतवार। ठीक है, नाव जब चलाते हैं तो नाव के अंदर क्या एक ऐसे करके रहता है ना, एक ऐसा पतवार सी रहती है, तो व्यक्ति क्या करता है, इसको चलाता है, तो ये जो पतवार है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 पर। और 29 किस तरह के कंटेंट को बता रहा है देख लेते हैं। डिस्पाइट देयर डिफरेंस द टू पॉलिटिशियन डिसाइडेड टू एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। कुछ गड़बड़ है क्या सोनू इसमें? अच्छा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस बताने हैं, क्या बताना है इसमें, ईडियम एंड फ्रेजेस बताना है। बरीजा हेडसेट का मतलब क्या होता है, दुश्मनी को भुला देना, दुश्मनी भुलाना। ठीक है, पुरानी बात को दफन कर देना, दुश्मन पुरानी बात को भूल जाना, बरी द हैचेट। टू बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, वर्क हार्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, दिन रात पढ़ाई करना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए गलत सोल्यूशन ढूंढना। अब आपको मालूम है कि मान लीजिए ये दो पेड़ हैं, ठीक है, कितने पेड़ हैं, ये दो पेड़ बने हुए हैं। आपको मालूम है ये वाले पेड़ के ऊपर मैंगो ट्री है, ठीक है, आपको मैंगो है इस वाले पेड़ पर, और इस वाले पेड़ पर कुछ नहीं लगा हुआ। आप जाके इस पेड़ पे चढ़ गए और आम ढूंढने लगे, तो क्या हो सकता है क्या, नहीं, ये नहीं होगा। आप गलत पेड़ पे आम ढूंढ रहे थे, सही पेड़ कौन सा था, मैंगो वाला पेड़ था। ठीक है, सो मैंगो ट्री पे ढूंढना, तो बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होगा, गलत सोल्यूशन ढूंढना गलत जगह पर। ठीक है, ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाना, एंगर हो जाना। अभी क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए, बोला गया है डिस्पाइट द डिफरेंसेस, कई सारी भिन्नताओं के बावजूद टू पॉलिटिशियन, दो राजनीतिकों ने डिसाइड किया कि वह क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे और एक बहुत अच्छा काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी दुश्मनी को भुला दिया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए भैया, इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। तो मैं इसको पढ़ता जाता हूं, आप भी मेरे साथ में पढ़ते जाइएगा। द ऑन गोइंग फाइट ऑन द सोशल जस्टिस एंड इनइक्वलिटी कंटिन्यू टू सिग्निफिकेंट ग्लोबल। देखिए, आज देख रहे हैं कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, और वो ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर सभी लोगों से बातचीत की जा रही है। सभी लोगों को सामाजिक स्तर पर या वैश्विक स्तर पर क्या किया जा रहा है, उनको बराबर का हक दिया जा रहा है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, ग्लोबल, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 30 है ये वाला डैश। तो ग्लोबल का क्या होगा, ग्लोबल फोकस होगा, लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना, सबको एक ही लेखा में लाने के लिए वैश्विक लोगों का दृष्टिकोण होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। बाकी नहीं होगा, ड्रिफ्ट नहीं होगा, डाइवर्जेंस भटकाव नहीं होगा, डिस्पर्शन बिखराव नहीं होगा। मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर द रेसिकल जेंडर एंड LGBTQ प्लस क्वालिटीज एज वेल एज एड्रेसिंग द सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। देखिए, कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं जो कि नस्लीय हो सकते हैं, लिंग आधारित हो सकते हैं, LGBT आधारित पर हो सकते हैं, वो किसी खास सिस्टम के अंदर किसी लोगों को सताया गया है, जिनके साथ में अन्याय हुआ है, उनको समानता में लाने के लिए हो सकते हैं। हैव डैश द मोमेंटम इन द रिसेंट ईयर। अब कुछ समय से क्या हुआ है कि ये लोगों के प्रति क्या हो गया, काफी ज्यादा बढ़ाव हो गया है। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो किसी के साथ कुछ अत्याचार होता तो पता नहीं चलता था। अब तो सोशल मीडिया, फेसबुक लाइव कर दीजिए, आप इंस्टाग्राम पे चले जाइए, पोस्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे पोस्ट डाल दीजिए अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है। तो इवोक्ड का मतलब क्या, भड़काया गया है, नहीं। स्कैटर्ड, फैल गए हैं, नहीं। प्रोवाइडेड, सुविधाएं हुई हैं, ये नहीं। क्या हुआ है, गेंड, इसमें ईडी लगा दीजिएगा, थर्ड फॉर्म बनाइएगा। क्या हुआ है, इन सब चीजों के अंदर बढ़ोतरी हुई है, गेंड हुआ है। उस जो मोमेंटम था उसने क्या किया है, जो एक लहर चल रही थी उसमें क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं, 32 क्वेश्चन। पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर। लोगों को आज पता चल रहा है कि अगर स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं तो उसके क्या क्या, उसको पहचान रहे हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर को तोड़कर आगे बढ़ना है, पुरानी कुरीतियों को तोड़कर आगे बढ़ना है। दैट
डैश इनइक्वलिटी, जिन्होंने क्या किया है, लोगों के अंदर असमानता फैलाई है। फॉस्टरिंग इंक्लूसिवली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के हर तरफ पर फैले हुए हैं, समाज के अंदर फैले हुए हैं, ठीक है। जैसे रंग भेद होता है, जातीय भेद होता है, अमीरी गरीबी का फर्क होता है, और छोटे बड़े का अंतर होता है, इस तरह की चीजें। तो इसने क्या किया है, परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब क्या था, लगातार प्रयास हो रहे हैं, लगातार ऐसा होता रहा है, मतलब पुरानी सदी से लेकर अभी तक धीरे धीरे उसी तरह की चीजें होती रही हैं, परपेचुअल। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। सीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बंद कर देना। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़कर बिखेर देना। टर्मिनेट का मतलब होता है बंद करना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। आगे देखेंगे, कॉल फिर बोला गया है इसके अंदर, कॉल फॉर जस्टिस, न्याय के लिए मांग करना। रिप्रेजेंटेशन, लोगों को सामने लाना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैव स्पार्क द कन्वर्सेशन एंड इनिशिएटिव एम एट क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। देखिए अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर लोगों के अंदर जो इनइक्वलिटी हो रही है, उस वजह से एक प्रॉब्लम, उस जो इनइक्वलिटी है उसके अंदर लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों को इस तरह की प्रेजेंटेशंस करनी पड़ रही हैं, उनके न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। एम्ड एट क्रिएटिंग मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, और हमारा एक जैसा ही संसार हो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इट इज़ क्रूशियल, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है। इट इज़ क्रूशियल, ये बहुत ज़रूरी है, इन द मीनिंग ऑफ द डायलॉग चैलेंजेस बाइज एंड इफेक्टिवली प्रोमोटेड डाइवर्सिटी एंड टू बिल्ड अ सोसाइटी वेयर द एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखो भैया, कुल मिला के पहले हुआ था अत्याचार, लोगों में असमानता थी, लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया है, लोगों को सही गलत का अंतर पता चल रहा है। जो राजनेता थे, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ कराते थे, अब लोगों को पता चल रहा है सही गलत क्या है। अब आप सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसे गंदगी नहीं फैला सकते हैं, लोगों को नहीं भड़का सकते हैं। अगर भड़का भी रहे हैं तो तुरंत ही आपको प्रूफ भी देना होता है, तब होती है किसी चीज़ की। तो एंगेज के साथ में ध्यान रखेंगे, इन आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगेज इन। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 34। अब भैया ध्यान रखेंगे, क्लोज पैसेज भी आ गया, अब इसमें अनसीन पैसेज भी आता है। करीब 45 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे पहुंच गए हैं। बस अब सिर्फ 5 से 10 मिनट और दीजिए, अभी फिनिश होता है ये। जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं बेटा, वो वाकई सिलेक्शन चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की है, अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट आप अपने डाउट्स लिखिए। आपसे कुछ नहीं हो पा रहा तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछिए मेरे से, मैं उसका ज़रूर 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 रिप्लाई करता हूँ मैं। स्टील इज टफ, स्टील क्या बहुत ज़्यादा टफ है, एंड इट कैन बी इजीली शेप्ड, उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, शेप, आकार दिया जा सकता है। कट, उसको काटा जा सकता है। मेड इनटू वायर्स, वायर्स में काटा जा सकता है। स्पेशली अलाउ ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर स्टील सच एज एल्युमिनियम। देखिए, जो एलॉय होता है, एलॉय का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु होता है। जो मिश्र धातु होती है स्टील के अंदर, उसको जोड़कर उसके अंदर हम क्या जोड़ते हैं, एल्युमिनियम जोड़ते हैं। स्टील के अंदर हम एल्युमिनियम जोड़ सकते हैं, निकल जोड़ सकते हैं, कॉपर जोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग एलॉय यानी कि कैसी मिश्र धातु प्राप्त करते हैं। एलॉयज गिव द स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, जितने भी मिश्र धातु मिलाए जाते हैं स्टील के अंदर, वो क्या करते हैं, उसको हार्डनेस देते हैं, मजबूती देते हैं, टफनेस देते हैं। एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट, और ऐसी क्षमता देते हैं कि उसके अंदर जंग ना लगे। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, स्टील को क्या माना जाता है, बैकबोन माना जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री का, आधुनिक इंडस्ट्री का। उसको क्या माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज ईदर मेड ऑफ आयरन, आजकल लगभग जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो या तो आयरन की बनी हुई है या स्टील की बनी हुई है। हैज़ बीन मेड विद द टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल, और ये किससे बनी हुई है, टूल्स से। ज़्यादातर जो टूल्स बनते हैं वो आयरन या स्टील से बनते हैं, मशीनरी भी आयरन या स्टील से बनती हैं। शिप्स, ट्रेन, ट्रक्स, ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। भैया इन सभी के अंदर, शिप में, ट्रेन में, ट्रक में, ऑटो के अंदर, सब में स्टील का प्रयोग होता है। इवन द सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन भी स्टील से बनती है। द नीडल, सुई भी उससे बनती है। यू यूज आर मेड ऑफ स्टील। ऑयल्स, वेल, कुएं के जो तेल होते हैं, आर ड्रिल्ड विद द स्टील मशीनरी, कुएं के तेल में को जो खोदा जाता है तो वो भी किससे खोदा जाता है, स्टील से खोदा जाता है। स्टील की पाइपलाइन होती है, ट्रांसपोर्ट ऑयल।
ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टील की पाइपलाइन चाहिए होती है। मिनरल आर माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट, जो मिनरल निकाले जाते हैं वो भी किससे निकाले जाते हैं, स्टील के वस्तुओं से ही निकाले जाते हैं। फार्मर मशीनरीज आर मोस्टली स्टील, फार्मर की जो मशीनरी है वो भी स्टील की बनी हुई है। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, और बड़ी बिल्डिंगों के अंदर क्या होता है, स्टील का फ्रेमवर्क होता है। तो देखिए, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, ये पैसेज किस तरह का था इसके बारे में बताना है। क्या ये पैसेज कॉज एंड इफेक्ट, क्या ये प्रभाव को बताता है, कारण और प्रभाव को बताता है, तो ऐसा तो नहीं है कारण और प्रभाव को बता रहा हूँ। क्या ये सिक्वेंशियल है, क्या ये एक ही क्रम में चल रहा है, हाँ थोड़ा सा हो सकता है सिक्वेंशियल है। क्लासिफिकेशन, क्या ये किसी चीज को क्लासिफाई कर रहा है, मतलब वर्गीकरण कर रहा है किसी चीज का, इसमें भैया केवल स्टील स्टील की चर्चा है, वर्गीकरण तो है ही नहीं है। डिस्क्रिप्टिव, क्या ये डिस्क्रिप्शन कर रहा है, हाँ ये जो पैसेज है स्टील के बारे में व्याख्या करके बता रहा है कि स्टील के ये फायदे हैं। सिक्वेंशियल नहीं होगा, कालक्रम से नहीं होगा, कालक्रम नहीं बता रहा है इसके अंदर ये। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। वाई इज स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, भैया देखिए स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री का क्यों कहा जाता है बैकबोन, इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टील का लगभग हर जगह पे प्रयोग हो रहा है मशीनरी में, तो वो तो बैकबोन कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। बाकी भी पढ़ोगे तो इसके आंसर नहीं बनेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या करा, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की जो टोन थी वो कैसी थी, उसकी लहर कैसी थी। क्रिटिकल, काफी गंभीर थी। जजमेंटल, कोई न्याय संगत थी। आयरनिकल, किसी पे कोई कटाक्ष किया जा रहा था, कोई तंज कसा जा रहा था। कि इंफॉर्मेटिव, भाई मेरे हिसाब से ये जो कैसी थी, इंफॉर्मेशन दे रही थी स्टील के बारे में, ये किसी के बारे में ऐसा नहीं उल्टा सीधा बखान नहीं कर रही थी, ये तो स्टील के बारे में जानकारी दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आइए। 37 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल, पैसे टाइटल, एक अप्रोप्रिएट टाइटल आपको सिलेक्ट करना है। तो भैया देखिए, क्या मिनरल ओल्स के बारे में चर्चा हुई, ज़्यादा नहीं। रिसोर्सेज ऑफ स्टील, स्टील के स्रोतों के बारे में चर्चा हुई नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं। स्टील इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई है कि स्टील में इतना, इंडस्ट्री के अंदर इतना सारा बनता है, स्टील इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ठीक है। चलिए भैया एक और पैसेज है, इसको आप पॉज करिए वीडियो को, इसको पढ़िए, फिर मैं अभी इसके सॉल्यूशंस आपको देता हूँ। पानी पी लो। चलिए तो भैया आप वीडियो मैंने आप लोगों ने पॉज कर दिया था, पढ़ भी लिया होगा वीडियो। चलिए अब शुरू करते हैं, अब मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। ऑन वुडी प्लांट नोन एज द वाइन्स ल्यूकेशियस स्मूथी स्किन बेरीज कॉल्ड द ग्रेप्स ग्रो इन द डेंस क्लस्टर। सुनिए, एक ऐसा प्लांट होता है जिसके बारे, किसके बारे में बात हो रही है, किस कौन सा वाला प्लांट बताया जा रहा है, ग्रेप्स, ठीक है। ये जो ग्रेप्स का जो प्लांट होता है ये क्या होता है, जामुन से प्राप्त होते हैं। जैसे जामुन होते हैं ना, जामुन जो पेड़ होता है वो भी एक अंगूर की एक नस्ल में से माना जाता है, ऐसा इस पैसेज के अंदर ये बताएंगे, ठीक है। वो कैसे होते हैं, काफ़ी वाइन्स टाइप के, मतलब जो काफ़ी रस भरे होते हैं, रसीले होते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और ये क्या रहते हैं, क्लस्टर्स में रहते हैं, गुच्छे में होते हैं, यानी कुल मिला के अंगूर के बारे में चर्चा हो रही है बाद में। In particular, grapes are grown in the France, Italy, Spain, Australia, Chile, Romania, Georgia, साउथ अफ्रीका एंड कैलिफोर्निया। इतने सारे देशों के अंदर क्या किया जाता है, इसको उगाया जाता है। इतने सारे देशों के अंदर क्या करते हैं, इसको हम उगाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ विच हैव बीन वार्म समर एंड मॉडरेट विंटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गर्मियों में और हल्की सर्दियों के अंदर ये उगाए जाते हैं। हल्की गर्मियों में, हल्की सर्दियों के अंदर उगाए जाते हैं। टेबल ग्रेप्स, अब इसमें देखिए एक वैरायटी आ रही है। टेबल ग्रेप्स आर लार्जर, टेबल ग्रेप्स बड़े होते हैं। स्वीटर्स ग्रेप्स दैट आर इंटेंडेड फॉर द फ्रेश कंजम्पशन, देखिए जो कुछ अंगूर की ऐसी वैरायटी होती है जिसको टेबल ग्रेप्स बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, मीठे होते हैं, और ये बहुत ही तरोताज़ा रखते हैं, और इनका उपभोग किया जाता है, खाया जाता है। टू क्रिएट वाइन, शराब बनाने के लिए 80% ऑफ द ग्रेप्स आर क्रस्ड, 80% जो अंगूर होते हैं उनको कुचल दिया जाता है शराब बनाने के लिए। द फर्मेंटेशन प्रोसेस, और फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा टर्न ग्रेप्स इनटू वाइन, अंगूर को शराब में बदला जाता है। टू मेक ग्रेन राइसन, उनसे क्या बनाए जाते हैं, राइसन्स बनाए जाते हैं। राइसन्स का मतलब होता है जैसे किशमिश, किशमिश या दाखे, है ना, बनाए जाते हैं। ग्रेप्स मस्ट आल्सो बी ड्राइड, और अंगूरों को क्या करते हैं, सुखा कर क्या बना लेते हैं हम लोग, राइसिन्स बना लेते हैं, रेजिन्स बना लेते हैं। ग्रेप्स रिपन इन द एरिया ऑफ द कैलिफोर्निया इन अगस्त,
अगस्त के अंदर क्या करते हैं, कैलिफोर्निया के अंदर बहुत सारे ग्रेप्स जो उगाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। दे आर कट फ्रॉम द वाइन दे आर कट फ्रॉम द वाइन एंड लेफ्ट ऑन द ट्रे टू ड्राई 2 और 3 वीक्स। उनको काट कर, अंगूर के गुच्छों को इकट्ठा कर कर एक ट्रे में रख कर उनको 2 से 3 हफ्ते तक क्या करते हैं वो लोग, छोड़ देते हैं। सो टू ट्रांसफर दैम इनटू द राइसन, ताकि वो किस में बदल सकें, वो बदल सकें किशमिश के अंदर। दे आर फर्दर कुक्ड, उनको आगे और बनाया जाता है। एंड स्टेप्ड इन अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, और उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी के अनुसार 1 एकड़ ग्रेप कैन मेक द रफली 15,000 ग्लासेस। 1 एकड़ के अंगूरों के अंदर हम क्या बनाते हैं, 1500 ग्लास शराब बनाते हैं ऑन एन एवरेज। ग्रेप्स आर द थॉम्पसन, फ्लेम्स, रबी, परलेज, टोक्यो वैरायटी ऑफ द पॉपुलर। भैया ये सारी की सारी इनकी वैरायटीज़ हैं। मैं थोड़ा सा झुक जाता हूँ जिससे आप देख पाएँ, मेरा शायद सिर अटक रहा होगा पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चंस पर आइए। 38 क्या कह रहा है, इन विच रीजन डू ग्रेप्स रैपन इन अगस्त। अगस्त के किस महीने के अंदर अंगूरों को प्राप्त किया जाता है। भैया अगर आप सही से देख पा रहे हैं तो एक देखिए सिंपल सा एक लाइन लिखी हो, ग्रेप्स रिपन इन द एरिया ऑफ द कैलिफोर्निया इन अगस्त। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, कैलिफोर्निया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। 39 पर आइए, क्या बोल रहा है, व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है, द फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न ग्रेप्स इनटू वाइन। क्या करता है, ग्रेप्स को वो, एक मिनट, फर्मेंटेशन प्रोसेस डू, फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या करता है, टर्न्स ग्रेप इनटू वाइन। भैया वो क्या करता है, वो ग्रेप्स को क्या करता है, वाइन में बदल देता है। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या करता है, अंगूरों को शराब में बदल देता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। चलिए 40 पर आइए। 40 में एक वर्ड आया है हमारे पास में, लस्किशियस। इसका मतलब क्या होता है समझिए, लुशियस का मतलब क्या होता है, क्या बताना है इसको, बेस्ट डिस्क्रिप्शन। आपको इसका बेटा सिनोनिम बताना है। क्या बताना है इसका बेटा, सिनोनिम बताना है आपको, साइनो बताना है। तो क्या हो जाएगा बताइए, लस्किशियस का मतलब होता है जूसी, जो कि वर्ड यहाँ पर आया, देखो ये है ना, जूसी होते हैं, रस भरेले, रस भरे या रसीला होता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए 41 पर आइए। 41 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट टाइटल। इसका टाइटल बताइए क्या होगा, वैरायटी ऑफ ग्रेप्स। क्या अंगूरों की वैरायटी बताई गई थी, वैरायटी तो बताई गई थी, लेकिन इसके अलावा इनके प्रयोग भी बताए गए थे। ये थोड़ा नियरेस्ट आंसर है। ग्रेप एंड द वर्ल्ड, अंगूर और संसार नहीं। वाइन मेकिंग के शराब बनाने की तरफ बताया गया था, इसमें क्या बताया गया था, ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, और उनके यूजेस बताए गए थे। तो यूजेस के अंदर उनका वैरायटी भी आ गई, शराब का बनाना भी आ गया। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब ये एक और पैसेज आ गया है। अब कुछ ही क्वेश्चन हमारे पास में बचे हुए हैं, हम क्वेश्चन नंबर 41 तक तो कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 45 क्वेश्चन टोटल हैं। तो जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं बेटा, बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। हंसी खेल नहीं है, इतने लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठे रहना और कंटिन्यू एक टीचर को सुनते रहना, ये हर किसी बच्चे की बस की बात नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखिए रात को 9 बजे आपको रेगुलर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट रहूंगा, एक नए पेपर सेट के साथ में, एक नई तैयारी के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तो देखिए अब मैं पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद में दोबारा से आ जाइए। मैं शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपका। द डिस्कवरी ऑफ द न्यू बर्ड स्पीसीज हैज स्पार्क्ड एक्साइटमेंट अमंग द ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड बर्ड इंथ्यूसियस्ट वर्ल्ड वाइड, संसार भर में कई सारे पक्षी प्रेमी हैं जो पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों को खोजते हैं। द बर्ड्स नेम द सपायर विंग बारवेल। भैया देखिए पक्षी का नाम है ये सपायर विंग्ड बारबल। ठीक है, डिस्कवर्ड इन द रिमोट ट्रॉपिकल आइसलैंड रेन फॉरेस्ट। ये कहाँ पे मिलती है, रेन फॉरेस्ट में मिलती है ये पक्षी। इज अ यूनिक बर्ड, ये एक विशिष्ट बर्ड है। विद वाइब्रेंट ब्लू फीदर, जिसके कैसे हैं, चमकदार नीले पंख हैं। एंड डिस्टिंक्टिव मेलोडिक सॉन्ग, और एक बहुत ही अच्छा गाना गाती है ये। बर्ड वाचर, पक्षियों को निहारने वाले। एंड द नेचुरल एंथुसिस्ट, प्रकृति को पसंद करने वाले। हैव बीन फ्लॉकिंग टू द आइलैंड्स इन होप ऑफ द कैचिंग द ग्लिम्स ऑफ दिस इल्यूसिव एंड द कैप्टिवेटिव क्रिएचर।
देखिए पक्षी प्रेमी क्या करते हैं, पक्षियों को निहारने के लिए वो अलग अलग द्वीपों पर जाते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए। अ ग्लिम्स ऑफ का मतलब क्या होता है, एक झलक पाने के लिए जाते हैं। द डिस्कवरी ऑफ द स्पायर विंग बारवेल हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। इसकी जो खोज की गई है, यानी इसको जो ढूंढा गया है इस पक्षी को, इससे हमको पता चलता है कि हमें वातावरण को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। अमाइडेस्ट, इन सभी के बीच में द एक्साइटमेंट सराउंडिंग द डिस्कवरी ऑफ द स्पायर विंग बारवेल रिसर्चर्स हैव एम्बार्क्ड ऑन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्बार्ड के साथ में हमेशा ऑन आता है, ऑन अ मिशन टू अनकवर द बर्ड माइग्रेटरी पैटर्न। देखिए जो पक्षी प्रेमी क्या करते हैं, इसके अलावा पक्षियों को निहारने तो जाते हैं, साथ ही उसके पैटर्न को भी स्टडी करते हैं कि मान लीजिए अभी ये जो पक्षी है ईस्ट साइड पे उड़ रहा था, जनवरी फरवरी में ईस्ट में उड़ रहा है, और जैसे मार्च अप्रैल आया तो वो वेस्ट में जाने लगा, तो ये क्यों जाने लगा, उसकी वजह उसके बारे में रिसर्च करते हैं। और इसके लिए क्या है, एक मिशन चलाया गया है बर्ड माइग्रेटरी पैटर्न, जिसपे वो सर्च करते रहते हैं। इक्विप्ड विद सैटेलाइट ट्रैकिंग, जिसके अंदर कई सारे सैटेलाइट डिवाइस लगे रहते हैं। दे एम टू ट्रेस द रिमार्केबल जर्नी ऑफ द स्पीसीज अक्रॉस द वास्ट डिस्टेंस, और वो क्या करते हैं, एक बड़े डिस्टेंस पे क्या करते हैं, उनकी अलग अलग जर्नी, उनकी यात्राओं को सर्च करते हैं। बाय अनरेवलिंग इट्स माइग्रेटरी रूटीन स्टॉप ओवर लोकेशन साइंटिस्ट होप टू गेन, मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा, hope to gain insight into the challenges the spire-winged barbel faces during it the hardest travel। देखिए जितने भी पक्षी प्रेमी होते हैं उनके आने जाने के रूटीन को देखते हैं और पता करते हैं कि ये पक्षी कहाँ से कहाँ तक तो उड़ रहा है, कितने एरिया तक उड़ रहा है वो, और उसका जो कठिन प्रोसेस है उसको वो पहचानने की कोशिश करते हैं। फिर क्या बोलता है वो, द लोकल कम्युनिटी ऑफ द ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैज़ एम्ब्रेस्ड, और जो लोकल कम्युनिटी है उस आइलैंड की, ट्रॉपिकल आइलैंड की है, वो क्या करती है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। ठीक है, एम्ब्रेस्ड द न्यू फाउंडेड एवियन रेजिडेंट ऑफ द ग्रेट enthusiast the efforts are the underway to raise the awareness about the importance of the conservation to created the areas and ensure the continued the existence of the accusides of the species। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पक्षी का जो पैटर्न है, जो एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न की तरफ पे ये जाता है, तो इसको लोग देख के क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उसके बाद में उनके घर के बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में पता करते हैं कि ये इनका नया निवास कहाँ पे बना है, किस तरीके से बनाया गया है। तो कुल मिला के अगर ऑन द होल ऑफ द स्टोरी अगर हम देखें तो उसमें हमको एक चीज़ ये मिलती है कि एक पक्षी है, स्पायर्ड विंग बारवेल नाम का पक्षी है, ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो उसके पैटर्न को स्टडी किया जाता है, इसके पैटर्न को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो अब पैसेज को हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब आप इसके गिवन आंसर्स को देखिए। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड, अगर इस पैसेज को देखा जाए तो इनमें से ऐसा कौन सी बात है जो पैसेज के अंदर दी गई है। तो देखिए, कन्वर्सेशन एफर्ट आर सोलोली फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द स्पायर्ड विंग्ड बर्ड, क्या केवल पक्षियों के प्रोटेक्शन पे फोकस किया जा रहा है, क्या उन पर स्टडी नहीं की जा रही है। भैया देखो थोड़ा नियरेस्ट आंसर है ये, लेकिन फुल आंसर नहीं आएगा। फिर द साइंटिफिक कम्युनिटी लॉस द इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ एवियन, भैया साइंटिफिक लोग जो हैं, वैज्ञानिक तत्व के लोग हैं, क्या उन्होंने पक्षियों के ऊपर अध्ययन करना बंद कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उन्होंने उनके जो यहाँ पर केवल वो क्या कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, नहीं बेटा, केवल सुरक्षा पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा उनको उनकी किस तरीके से प्रजाति को बढ़ाया जाए और पक्षियों को कैसा बचाया जाए, ये हो सकता है। The discovery of the shepherd barbel has sparked global interest in the bird watching। भैया जो जैसे ये पक्षी मिला स्पायर्ड विंग बारवेल, इसने क्या कर दिया, लोगों को अचानक से आकर्षित कर लिया है। बिल्कुल सही, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। द स्पायर्ड विंग बारवेल इज एग्रेसिव एंड टेरिटरी बर्ड, क्या वो काफ़ी एग्रेसिव होती है, पक्षी बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 3 पर आइए, थर्ड वाला क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है, Which of the statement best reflect as the fact mentioned in the given passage? इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो पैसेज को बिल्कुल ही सही तरीके से दर्शा रहा है। The spurred wing barbel is the largest bird species in the avian kingdom, क्या वो जो उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं उनमें सबसे बड़ा स्पीस है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, द शेपायर वारवेल इज द ओनली बर्ड, क्या वह केवल एकमात्र पक्षी है जो ट्रॉपिकल आइलैंड पे रहता है, नहीं, एकमात्र नहीं है, और भी रहते हैं। स्कूल्स ऑन द आइलैंड्स ऑर्गेनाइज द एनुअल बर्ड वाचिंग कंपटीशन, कोई ऐसा कंपटीशन ऑर्गेनाइज ही नहीं किया गया।
रिसर्च आर यूजिंग सैटेलाइट ट्रैकिंग, रिसर्च में क्या करते हैं सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस का यूज करते हैं टू स्टडी बर्ड माइग्रेटरी पैटर्न। कुछ मशीन्स लगाकर पक्षियों के पैटर्न को स्टडी किया जाता है कि वो किस पैटर्न में किस जगह पे जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। 44 पर आइए। बस बेटा 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, आप लोग यहां तक पहुंचे हैं, आपको ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने मेहनत की है अपने मुकद्दर को लिखने के लिए। ध्यान रखें, कोई दूसरा आके आपकी मुकद्दर को नहीं लिख सकता, आप खुद ही हैं अपनी किस्मत के लेखक, आप ही हैं राइटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। बाकी सारी फालतू बकवासें हैं कि उसने किया, इसने किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मेरा ये मानना है सिर्फ आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी किस्मत को बदल ही नहीं सकता। किसी के अंदर दम नहीं है इतना जो आपकी किस्मत को लिख दे। 44 पे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। आपको एक ऐसा प्रॉपर टाइटल ढूंढना है इस पैसेज के लिए। क्या ढूंढना है? कन्वर्सेशन एफर्ट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कंजर्वेशन में कन्वर्सेशन बोल रहा हूँ। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बचाने का प्रयास किया गया? ऐसे कोई चर्चा नहीं है। द क्यूरियस बिहेवियर ऑफ द बर्ड इन द रिमोट एरिया, दूर जो एरिया है, दूर के जो आइलैंड हैं, आइलैंड्स, उन धर पे क्या किया गया है? क्या उनके बिहेवियर को स्टडी किया गया पक्षी के? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं किया गया था। द यूनिक फीचर ऑफ द सपायर्ड वर्ड, क्या इसके अंदर पक्षी के कुछ यूनिक फीचर बताए थे? हाँ, कुछ कुछ बताए थे, लेकिन अभी ये प्रॉपरली मेंशन नहीं है कि सारे ही बताए हों, नहीं। क्या बताया गया था? माइग्रेटरी जर्नी, हर बार उनकी यात्रा के बारे में बताया गया था। पक्षी की यात्रा कहाँ से कहाँ तक हो रही है, पक्षी के पलायन के बारे में बताया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में स्टेयर। स्टेयर का मतलब क्या होता है? टकटकी लगाकर देखना, टकटकी लगाकर देखना, ठीक है, ये होता है स्टेयर हमारे पास में। अभी क्या करना है देख लीजिए। वाइब्रेंस का मतलब क्या होता है? जो काफी ऊर्जा से भरा हुआ हो, ऊर्जावान हो, ठीक है। आप आर्डेस का मतलब क्या होता है? काफी कोई चीज क्या हो, हार्ड हो, कठिन हो, हार्डनेस। एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति काफी ज्यादा उत्सुक हो, ईगर हो, ठीक है, जील हो, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट। तो ग्लिम्स का मतलब क्या होता है? एक नजर होती है, एक झलक होती है। क्या होती है? एक झलक होती है। तो क्या कर रहे थे वो? पक्षी की झलक पाने के लिए, एक नजर पाने के लिए, तो पक्षियों को टकटकी लगाकर वो देखते थे। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही है। प्लीज़ बेटा, अगर आपका कोई भी डाउट हो रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर्स को सुनूंगा और उनके रिप्लाई भी आपको दूंगा। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को डाउट है सर इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल वगैरह कहाँ पे मिल जाएंगी, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के दे दीजिए आप कि सर मेरे को इंपॉर्टेंट सिनोनिम चाहिए, एंटोनिम चाहिए, वन वर्ड चाहिए, तो वो सारा का सारा मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक बेटा, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक।